हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के डेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास में कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे हम लोग परीक्षा में बनाएंगे। नाक से फेफड़ों तक का वायु मार्ग कैसा होता है, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, वायु कोश की संरचना कैसी होती है, गैस का आदान प्रदान हमारे इस फेफड़े में कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन और श्वास में अंतर क्या होता है। तो मेरा नाम अरविंद कुमार है और एक बार मैं फिर से आप सभी का अपने ही YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत भव्य स्वागत करता हूं। और आइए बिना देरी किए जो है ना क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और यहीं से जो है आपके एग्जाम में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आज हम लोग सबसे पहले बता दूं मेरे बच्चे कि श्वसन यानी कि जैव प्रक्रम का यह एक टॉपिक है। इससे पहले हम लोग पोषण तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, श्वसन पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। लेकिन आज हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, अब आसान भाषा में पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा भी भाषा कठिन नहीं होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे जो है ना हम लोग आज पूरे के पूरे फेफड़े के बारे में जो है ना अध्ययन करने वाले हैं कि श्वास हम लोग लेते कैसे हैं, नाक से लेकर तक के फेफड़े तक का सफर कैसा होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो आइए बच्चों बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग का यहाँ पे होने वाला है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और इसको समझाएं, इसकी व्याख्या करें। और ये सवाल आपके एग्जाम में बाबू मेरे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में, यानी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे हम लोग समझेंगे कि ये जो है इस प्रकार से इसका चित्र बनाना बिल्कुल भी आसान है मेरे बच्चे। यहाँ से जो है ना इस तरह से देखिए, यहाँ पे पहले ऊपर वाला मुख वाला ये मुखौटा वाला पार्ट्स बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से बना के दोनों तरफ जो है ना इसको डाली में ऐसे बांट दीजिए, और ऐसे ऐसे डाली में इसको बांट देना है। बस ये जो है फेफड़ा हो गया, ठीक है ना। और डायफ्राम के रूप में यहाँ पे जो है इस प्रकार से छोटा 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 ऐसे आप अगर बना देते हैं डायफ्राम के रूप में, तो यूं कहें तो ये हो गया आपको मानव श्वसन तंत्र का चित्र। और इसको हम लोग नामांकित कैसे करेंगे मेरे बच्चे, आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे नासिका गुहा होता है जहां से हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद है नाथुना, यानी कि नाथुना जो बाहर के तरफ जो छिद्र होता है ना उसको हम लोग नाथुना कहते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे नथुनी पहनते हैं, लेडीज लोग पहनती है, हम लोग नहीं, है ना। तो यहाँ पे बच्चे हैं क्या कि मुख गुहा उसके नीचे की तरफ होता है। उसके बाद कंठ जस्ट नीचे थोड़ा सा सरकेंगे तो यहाँ पे कंठ होता है। और अब आगे जब जाएंगे तो दायां फुफ्फुस और हम लोग को बायां फुफ्फुस मिलता है। और उससे पहले यहाँ पे देखे बच्चों तो श्वास नली होता है और स्वर यंत्र होता है जहां से हम लोग आवाज को निकालते हैं, है ना। जैसे हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं कि क का उच्चारण क से कंठ से करते हैं, प फ ब का उच्चारण ओष्ठ से करते हैं, है कि नहीं। क्ष त्र ज्ञ मतलब इस सबका उच्चारण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। लेकिन बच्चे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग इस श्वास नली की शाखाएं, देखिए अलग अलग शाखाएं यहाँ पे दिख रही है ना। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, तो ब्रोकिंग ओल होता है। उसके बाद जो है वायु कोश होता है जो कि सबसे निचला यहाँ पे पार्ट्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायफ्राम कहते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका डायफ्राम, ठीक है ना, ये डायफ्राम है और ये जो है वायु कोश होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कहे तो सरल व्याख्या अगर हम लोग इसका करना चाहते हैं तो कह सकते हैं हम श्वास लेते हैं तो हवा नाक से अंदर जाती है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग साथी लोग जानते हैं कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वायु नाक से अंदर जाती है। दूसरा चीज है कि हवा गले से होते हुए श्वास नली से फेफड़ों में पहुंचती है। श्वास नली यानी कि यहाँ से होते हुए क्या होती है, इस फेफड़े में पहुंचती है। यहाँ पे फेफड़ा दिया हुआ है कि नहीं। ये हो गया आपका क्या बाबू, तो फेफड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ से श्वास नली से फेफड़े में पहुंचती है और ये डायफ्राम जब अंदर की ओर जाता है, डायफ्राम जब अंदर की ओर जाता है, अंदर ये है डायफ्राम, ये है, दोनों डायफ्राम है, समझ लीजिए ये दोनों केहुनी जो है मेरा डायफ्राम है। और ये जब ऊपर की ओर जाता है तो फेफड़ा सिकुड़ता है, जब ये नीचे की ओर जाता है तो फेफड़ा फूलता है कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू समझेंगे आप लोग कि अगर कार्य देखा जाए तो श्वसन तंत्र हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन देता है और शरीर से हानिकारक गैस बाहर निकालता है। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में, समझते हैं। तो तीसरा नंबर में कह रहा है कि फेफड़ों में हवा बहुत छोटी होती है। फेफड़ों में हवा बहुत छोटी छोटी थैलियों यानी कि वायु कोश में जाती है। यहाँ पे वायु कोश छोटी छोटी थैली बना हुआ है।
है कि नहीं। अब उसके बाद कह रहा है कि वायु कोश में ऑक्सीजन खून में मिलती है, वायु कोश में ऑक्सीजन खून में मिलती है। अगर कोई पूछता है कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं वह ऑक्सीजन खून में कहां पर मिलता है बच्चों, तो आप लोग बताएंगे कि ये जो है वायु कोश में जाकर के मिलता है ना। और उसके बाद कह रहा है कि खून से बाहर ये जो है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकल जाती है। और खून में जो है ना जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जब ये ऑक्सीजन खून में प्रवेश करते हैं, कहां से बच्चों, तो वायु कोश से, है ना। तो क्या होता है कि वहां से खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो हम लोग वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसको ग्रहण करके पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। अब हम 5 नंबर में समझे बाबू, तो हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि बाहर निकल जाती है। ये सब भली भांति आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे बाबू, है कि नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये उम्मीद करते हैं कि सभी चीजों को आप लोग समझ चुके होंगे, है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले चित्र को बना देंगे, उसके बाद सरल इसका व्याख्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम श्वास लेते हैं तो हवा नाक से अंदर लेते हैं, हवा गले से होते हुए श्वास नली में फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों में हवा बहुत छोटी छोटी थैलियों यानी कि वायु कोश में जाती है। यहाँ पे वायु कोश आपको जो है ना पीला पीला टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वायु कोश में ऑक्सीजन खून में मिलती है। खून में ऑक्सीजन कहाँ पर जाके मिलती है, तो यहीं पे मिलती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे है वायु में ऑक्सीजन खून में मिलती है, वायु कोश में ऑक्सीजन खून में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकल जाती है। जब ये वायु कोश में जाकर के वायु कोश से ब्लड में मिलती है जब ऑक्सीजन, उसी समय क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड से बाहर निकलता है और हो गया हमारा श्वसन, है कि नहीं। तो बाबू यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इसका नामांकित चित्र अगर इतना बना देते हैं तो इसको जो है ना 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, केवल यही वाला सवाल, ठीक है। तो मक्खन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, एक ही स्लाइड में दे दिया बाबू। अब अगला चीज हम लोग समझेंगे कि नाक से आखिर फेफड़ों तक का सफर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी आइए बाबू यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करें समझने के लिए, तो नाक से फेफड़ों तक वायु का मार्ग कैसा होता है इसके बारे में समझना है हम लोगों को, ठीक है ना। चलो बच्चों यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया नाक, उसके बाद नासिका गुहा यहाँ पे अंदर की तरफ होता है, उसके बाद यहाँ पे ग्रसनी होता है, यहाँ पे कंठ होता है, यहाँ पे श्वास नली होता है और यहाँ पे श्वसनी होता है, श्वसनी इसको कहते हैं बाबू। और यहाँ पे श्वसनिकाएं होती है, श्वसनिकाएं यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे श्वसनिकाएं कहते हैं हम लोग इसको, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वायु कोश यहाँ पे होता है, यहाँ पे पहले वाले जो है स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो है वायु कोश है बच्चों, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो केवल यहाँ पे संकेत किया गया है, और ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं नाक के द्वारा वह जा करके ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ मिलती है बच्चों, तो वह कहाँ मिलती है, वायु कोश में, वायु कोश में मिलती है बच्चों, जो कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है। यानी 8 स्टेशन के बाद हम कहें तो जैसे ट्रेन दिल्ली से चलती है, कई स्टेशनों के बाद में आके पटना पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन नाम का गाड़ी यहाँ से जब खुलती है ना, तो नासिका गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और तब जाके वायु कोश तक पहुंचती है, जो कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फेफड़ा कहते हैं। 9 नंबर तक आके कहाँ पहुंचती है, फेफड़े में पहुंचती है कि नहीं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे अगर देखें, इसका डिस्कस देखें, तो नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है, कहाँ से, मुंह से भी करती है, लेकिन यह अभी जा करके कहाँ जुड़ती है, देखिएगा मुंह से भी प्रवेश करती है, लेकिन यह अभी आके ग्रसनी के पास ही फिर कनेक्ट हो जाती है उसी अंग में, है ना। मुंह से हो चाहे नाक से हो, दोनों जाके ग्रसनी के पास क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है उसी नली में, जिस नली से श्वास अंदर जाता है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नासिका गुहा में हवा साफ, नम और गर्म हो जाती है। नासिका गुहा में हवा साफ, नम और गर्म हो जाती है। साथ ही साथ देखें तो हवा ग्रसनी और कंठ से होकर श्वास नली में पहुंचती है। श्वास नली जो कि मैंने आपको यहां दिखाया था, यही है आपका श्वास नली, यही है क्या, श्वास नली। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें तो श्वास नली 2 श्वसनियों में बंटकर दोनों फेफड़ों में जाती है। 2 श्वसनियों में बंट करके ये दोनों फेफड़ों में, यहाँ से देखिए 2 श्वसनी, यहाँ पे 2 श्वसनी है, एक श्वसनी इधर है और एक श्वसनी इधर है, दोनों श्वसनी में बंट करके दोनों फेफड़ों में जाती है। हमारे पास 2 फेफड़ा है, इस एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे समझाते हैं आपको। एक को हम लोग कहते हैं दायां फुफ्फुस,
दायां फुफ्फुस और एक को कहते हैं बायां फुफ्फुस। यानी दाहिने वाले फेफड़े को दायां फुफ्फुस, बाएं वाले फेफड़े को बायां फुफ्फुस कहते हैं, है कि नहीं। चलिए आते हैं पॉइंट पे, अपने विषय वस्तु हम लोग का कहाँ था जी, तो यहाँ पे था, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे क्लियर आप लोग समझ चुके होंगे कि श्वास नली, हाँ, फिर श्वास नली दो श्वसनियों में बढ़कर दोनों फेफड़ों में जाती है। फिर 5वां नंबर पॉइंट है कि फेफड़ों में श्वसनियां छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये छोटी छोटी क्या श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। और इसके बाद होता है यूं कि 6ठा नंबर में अंत में हवा वायु कोश तक पहुंचती है और वहां से हवा कहाँ मिलती है बाबू, बताओ आप लोग। अभी अभी हमने बताया था ना कि ब्लड में मिलती है, ठीक है। जैसे ही वायु यानी कि ऑक्सीजन जाके ब्लड में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, ठीक है। आते हैं बच्चे यहाँ पे 7वां नंबर में समझते हैं, वायु कोश में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कुछ क्षण पहले ही इसको मैंने बता दिया आपको, है कि नहीं। और यहाँ पे जो है बहुत छोटी नलिकाएं जो और आगे जाती है, दो भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों में बढ़ जाती है। श्वसनी यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं, भली भांति समझ गए होंगे। और यहाँ पे हम लोग का क्या है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का वायु कोश दिया हुआ है, इसे हम लोग वायु कोश कहते हैं, है कि नहीं। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, यहां तक मक्खन की तरह आप सभी को समझ में आ गया। अगर कहीं सवाल आपके एग्जाम में पूछता है कि नाक से फेफड़ों तक वायु का मार्ग का सरल व्याख्या करें, तो आप जो है ना इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चित्र आपको जो है ना नहीं बनाना है, चित्र केवल आपको इसमें समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। आइए बाबू अगला पॉइंट हम लोग का, अब हम लोग देखेंगे कि श्वास लेने और छोड़ने की आखिर प्रक्रिया क्या है। हम लोग श्वास तो लेते हैं ऑक्सीजन, हम श्वास वायु निष्कासन के रूप में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन मेरे बच्चे हम लोग इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझेंगे डिटेल के माध्यम से, ठीक है। आइए समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया आखिर है क्या, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझेंगे श्वास लेना क्या है, उसके बाद आप समझेंगे कि श्वास छोड़ना क्या है ना। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि श्वास लेना क्या है। तो हवा नाक से शुद्ध हम नाक से शुद्ध वायु अंदर लेते हैं, इसे कहते हैं श्वास लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है, फेफड़ों के वायु कोश में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। फिर 4 में कहेंगे इस समय डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और छाती फैलती है। ये समझ लेते हैं कि दोनों डायफ्राम है, और जब ये नीचे की ओर जाता है छाती फैलती है, जब भी ये ऊपर की ओर आता है छाती सिकुड़ती है। ये तो मैंने पहले ही बता रखा आपको, है कि नहीं। चलो उसके बाद याद रखने वाली एक चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख कर रखा है कि जब भी ऑक्सीजन अंदर जाता है श्वास लेना कहते हैं, है कि नहीं। या फिर श्वास लेना यानी ऑक्सीजन अंदर, श्वास छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्लियर है, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है कि नहीं। अब आते हैं समझते हैं श्वास छोड़ने के बारे में, यानी कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में आती है, वायु कोश से ही ऑक्सीजन रक्त में जाती है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड पहले वायु कोश में आती है, उसके बाद हमारे नासिका से बाहर होती है। ध्यान रखिएगा इस चीजों का, है ना। उसके बाद समझते हैं यहाँ पे 2 नंबर में, यह गैस श्वास नली से होकर नाक से बाहर निकल जाती है। सबसे पहले तो रक्त से कहाँ आती है, वायु कोश में आती है, और वायु कोश से श्वास नली से होते हुए क्या होता है कि बाहर निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है ना। इस समय डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है और छाती सामान्य अवस्था में आ जाती है। डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है और छाती ऐसे सिकुड़ जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना। आते हैं बच्चे समझते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे डायफ्राम ऊपर उठता है, छाती सामान्य हो जाती है, देखिए यहाँ पे सिकुड़ी हुई है। और यहाँ पे यूं कहे कि डायफ्राम ऊपर उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और डायफ्राम जब नीचे जाता है छाती फैलती है, यानी कि O2 का एंट्री होता है हमारे फेफड़े में, है कि नहीं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे, एक सवाल आपके मन में उभर रहा होगा कि आखिर वायु कोश की संरचना, अरे सर ये तो जो है ये डायफ्राम है, आखिर ये डायफ्राम होता क्या है, इसके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल से बताइए ना, है कि नहीं। तो आइए बच्चों केवल जो है ना डायफ्राम के बारे में आपको हम बताते हैं, वायु कोश की संरचना एवं कार्य। वायु कोश की संरचना एवं कार्य, यानी कि वायु कोश की ये जो संरचना है, यहाँ पे ये जो वायु कोश है, इसके बारे में हम अलग से बताते हैं बच्चों आपको। तो यहाँ पे कहे तो वायु कोश की संरचना ऐसे होती है, ध्यान रखिए, ऐसे होती है।
वायु कोश की संरचना ऐसे होती है, कह रहा है कि श्वसनिका, वायु कोश, इसको रक्त कोशिका भी कहते हैं। इसमें देखिए रक्त कोशिका भी है, इसमें वायु कोश, यहाँ पर ये जो है सभी वायु कोश दिखाया जा रहा है कि नहीं। वायु कोश बहुत छोटे छोटे पतली दीवार वाले थैली जैसे होते हैं। अंडा देखे हैं, ठीक अंडाकार जैसे जो है ना वायु कोश यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि फेफड़े में होते हैं। और यहाँ पे बच्चे देखें तो इसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाया जाता है, और इसी के द्वारा ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके और श्वास नली के द्वारा बाहर किया जाता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं, कह रहे कि वायु कोश गुच्छ यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से ये अलग टाइप का होता है, ये थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, जिसको हम लोग वायु कोश गुच्छ कहते हैं। और अगर कुल मिलाकर के हम बात करें बच्चों, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो वायु कोश गुच्छों के रूप में फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं, और इनकी दीवार पर एक ही परत की बहुत पतली होती है, एक ही परत की बहुत पतली होती है। ये चारों ओर रक्त कोशिका से घिरे रहते हैं, ये चारों ओर रक्त कोशिका से घिरे होते हैं। उसके बाद हम बात करें सरल शब्दों में अगर समझे तो वायु कोश छोटे छोटे थैले जैसे होते हैं, जहां ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अभी मैंने पीछे भी बताया था इस चीज को। अब व्याख्या की बात करें तो वायु कोश का कार्य के बारे में बात करें तो वायु कोश का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। वायु कोश का मुख्य कार्य वायु का आदान प्रदान, चाहे ऑक्सीजन का हो और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, है ना। वहीं से ब्लड में आदान और प्रदान होता है बाबू, ठीक है ना। एक सवाल और आप याद रखिएगा कि ब्लड लाल क्यों होते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इस चीज को आप याद रखिएगा। ब्लड लाल क्यों होते हैं, रक्त लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि वायु कोश का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान। दूसरा में है जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन वायु कोश में आती है और उसकी पतली दीवार से रक्त में चली जाती है, और उसकी पतली के दीवार से रक्त में चली जाती है। अंडा का दीवार तो बाहर से थोड़ा सा बहुत जो है ठोस टाइप का होता है, लेकिन इसकी दीवार जो है ना पारगम्य होती है, जिससे गैस आर पार हो सकती है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर में, इसी समय रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में आती है ना। जिस समय ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, ठीक उसी समय उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में आके प्रवेश कर जाती है, जो कि श्वास नली से होकर बाहर होती है। ध्यान रखिएगा चीजों का। अगला पॉइंट है चौथा नंबर की बात करें तो फिर हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश से बाहर निकल जाती है। फिर श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली से बाहर निकल जाती है, वायु कोश से बाहर निकलती है और श्वास नली में आती है, श्वास नली से भी बाहर निकल जाती है। आगे पॉइंट है पांचवा नंबर में, वायु कोश की बहुत बड़ी संख्या और पतली दीवार गैसों के तेज आदान प्रदान में मदद करती है। वायु कोश में बहुत बड़ी संख्या और पतली दीवार, देखिए वायु कोश की बहुत बड़ी एक संख्या के रूप में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है कि गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, जो कि क्या होता है यहाँ पर हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर जा पाता है, यानी हमारे ब्लड में जा पाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सभी ये जो पॉइंट है वायु कोश की संरचना और कार्य आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है बच्चों कि आखिर गैसों का आदान प्रदान होता कैसे है। तो गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे बच्चे मेरे समझेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि वायु कोश यहाँ पे दिखाया गया है आपको, और यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान, वायु कोश की दीवार बहुत पतली होती है और इसी के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। और ये तो बाकी पिछला वाला पॉइंट में लगभग हम समझा चुके हैं। और जब हम श्वास लेते हैं तो वायु कोश तक पहुँचती है, इस वायु में ऑक्सीजन होती है, मतलब जो भी है वायु कोश का पहले वाला ही अगर देखा जाए तो खेल तमाशा को इसमें भी दोहराया गया है। यानी दूसरा की बात करें तो कह रहा है वायु कोश के चारों ओर बहुत सारी कोशिकाएं रक्त की छोटी छोटी नलियां होती है। इसमें अशुद्ध रक्त CO2 वाला रक्त आता है, इसी में अशुद्ध रक्त जो है इसी में आता है वायु कोश में ही, और वायु कोश में ऑक्सीजन O2 होती है। यह ऑक्सीजन वायु कोश से रक्त में चली जाती है, ठीक उसी समय ये रक्त में जाती है। चौथा की बात करें तो रक्त में मिली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायु कोश में चली जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु बाहर निकल जाती है। बस इसी चीज को हमने पिछला बार जो है ना बताया था आपको, उसी चीज को हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं लगभग में, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन वायु कोश में रक्त में जाती है,
वायु कोश से रक्त में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो रक्त से वायु कोश में आती है। फिर यहीं दोहराओ, फिर इसी प्रक्रिया को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं। यानी वायु कोश से ऑक्सीजन को ब्लड में जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोश में आना क्या कहलाता है? गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि श्वसन एवं श्वास में अंतर क्या होता है। कुछ लोग ये समझ बैठे होंगे ना कि श्वसन और श्वास में कोई अंतर ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समझाते हैं बाबू आपको कि आखिर श्वसन और श्वास में अंतर क्या होता है। तो श्वसन एक प्रकार की क्रिया है। जैसे यहाँ पे समझाते हैं आपको कि श्वसन एक आंतरिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया है। सांस लेना और छोड़ना को श्वसन कहते हैं। लेकिन सांस क्या है बच्चों? तो श्वास एक बाहरी प्रक्रिया है, जो गैस को केवल ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि यह कोशिकाओं के अंदर होती है, लेकिन यह फेफड़ों में होती है। श्वास कहाँ पे? फेफड़ों में होती है। इससे भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से टूटना होता है। इसमें भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से टूटना होता है। ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज टूट जाता है। किससे? तो प्यारे बच्चों श्वसन से, है ना। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें हम वायु को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं श्वास के रूप में, है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे चौथा नंबर में, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि एटीपी, जिसको मैंने कल आपको बताया था कि यह जो है ना हमारे बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है एटीपी को, जो हमें श्वास लेकर के ऊर्जा प्रदान करवाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, इसमें कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। यानी इसमें एटीपी नॉट मेकिंग, एटीपी इसमें नहीं बनता है। अगला पॉइंट है, ये पांचवा नंबर में कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है किसमें? तो श्वसन में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। श्वास के रूप में बाहर निकल जाती है। इसमें बनती है केवल, लेकिन इसमें बाहर निकल जाती है, ध्यान रखना। यहां पे अगला पॉइंट है क्या? श्वसन दिन और रात हमेशा होता है, लेकिन श्वास हम दिन में कुछ बार ही लेते हैं। श्वास दिन में कुछ बार ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा चीजों का। अगला पॉइंट, अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो श्वसन शरीर की कोशिकाओं के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि श्वसन शरीर की कोशिकाओं के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे श्वास की बात करें तो फेफड़ों के अंदर वायु के अंदर बाहर करने की प्रक्रिया है, शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहां से मेरे बच्चे सवाल जो है ना आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सवाल की बात करें ना तो चलिए यहाँ पे हम कुछ सवाल को लाए हैं। जैसे यहाँ पे सवाल आपके एग्जाम में, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कि वायवीय, सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन के बारे में आप बताइए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम श्वास लेते हैं तो यह क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है और इससे हमें एटीपी अच्छी मात्रा में मिल पाती है, यानी ऊर्जा भरपूर मिलती है। लेकिन कभी कभी अवायवीय में क्या होता है, कभी कभी पूछ दे कि अवायवीय श्वसन क्या है ना। तो ये बोल देंगे कि यहाँ पे जो है ना ये O2 की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और इसमें भी ग्लूकोज टूटता है, लेकिन यहाँ से जो ना हम एटीपी हमें बहुत कम मात्रा में मिल पाती है, बहुत कम मात्रा में। यानी यहाँ पे 36 यूनिट से 38 यूनिट तक, लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 यूनिट से आपको 3 यूनिट तक ही एटीपी मिल पाती है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, हर बार कई बार पूछा गया बच्चों। और अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल ये आपसे पूछ सकता है कि लगातार क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगातार दौड़ने पर हमारी मांसपेशियों में ऐठन क्यों होती है? ऐठन यानी दर्द करता है, उसको हम लोग ऐठन कहते हैं। ऐठन क्यों होती है बताइए। तो देखिए
हमारे वायुमंडल में वहां पे लिखेंगे क्या कि हमारे वायुमंडल में कुछ लिमिट मात्रा में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब हम जोरदार तरीका से दौड़ते हैं, पूरा एकदम जोरदार ऐसे लगातार दौड़ते रहते हैं ना, तो उस समय होता है ये कि हमें जो है पूरा लिमिट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब हम थक जाते हैं तो ज्यादा बार सांस लेते हैं और ज्यादा बार सांसों को छोड़ते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। ऐसे ऐसे सवाल आएगा ना बाबू, चुटकी से आप लोग उड़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार से चलिए, अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये वाला क्लास, तो प्यारे बाबू आप लोग जो है ना भर भर के हमें जो है ना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगला क्लास हम लेके आ रहे हैं बच्चों, अगला क्लास हम लेके आ रहे हैं परिवहन, परिवहन लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह फेफड़े से लेकर के पूरे बॉडी के कण कण तक कैसे होता है बच्चों, इसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि परिवहन पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना समय को खराब किए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगला क्लास देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरे प्यारे बच्चे टाटा, गुड बाय, लव यू बच्चों।